हाँ देखो, बात मत करो आप लोग। पहला वाला मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला कैसे करना था, ध्यान से समझना। सबसे पहले रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट करना था ना। तो मैंने रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट करा लिया। लिखते चलना सब लोग। रन टाइम पे 3 नंबर हमने इनपुट करा लिया। अब मेरे को लार्जेस्ट नंबर निकालना था। आ रही बात समझ में। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फोर्थ वेरिएबल ले लूंगा, लार्ज। कोई भी एक अनदर वेरिएबल ले लो। और मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू लार्जेस्ट है। किसी एक को मानना होगा। तो मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट है। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा कि बी ग्रेटर देन लार्ज। अगर बी की वैल्यू लार्ज से अगर ज्यादा है तो लार्ज वाली वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए। अदरवाइज सी ग्रेटर देन लार्ज, तो लार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए। अब तीनों में से कोई एक तो होगा, बस इसको डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से बनाना था। आई बात समझ में, नहीं आई? दो इफ से हमारा काम हो गया। तो किसने किसने बनाया था ऐसे, एक ही दोनों में बनाया होगा बस। ऐसे ही बनाए थे। हाँ, 6। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा है। तो रन करने पे देखो प्रॉपर काम कर रहा है। नोट कर लो। तो पहला वाला असाइनमेंट समझ में आ गया कैसे करना है। हमने फोर्थ वेरिएबल में मान लिया कि ए की वैल्यू लार्जेस्ट है, और उसके बाद फिर कंपेयर कर लिया। तो कोई एक ही वैल्यू होगी, है ना। नोट कर लो। तो दो इफ से हमारा काम हो गया ना। सर अगर फोर्थ वेरिएबल ना लेकर के डायरेक्ट वो करके दिखाएं तो। हेलो। हेलो। हेलो सर। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था। क्या था, ट्राइंगल देना था ना, 3 साइड। तो वो वाला तो बन गया होगा। चेक कर लो एक बार सही बनाया है कि नहीं बनाया।
तीनों साइड इक्वल होगा तो ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल होगा ना? यस सर। और तीनों साइड अनइक्वल होगा, S1 नॉट इक्वल टू S2 एंड S2 नॉट इक्वल टू S3 एंड S3 नॉट इक्वल टू S1। तो तीनों साइड अगर अनइक्वल हो गया तो फिर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? स्केलिंग हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही? और इसके लिए 3 बनेगा, S1 इक्वल इक्वल टू S2 एंड S2 नॉट इक्वल टू S3। और ऑपरेटर S2 इक्वल टू S3 एंड S3 नॉट इक्वल टू S1। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो आइसोसेलेस के लिए 3 कंडीशन बनेगा ना, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है और तीसरा अनइक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही? तो तीनों में से कोई भी एक अगर होता है तो ट्रायंगल क्या हो जाए? आइसोसेलेस। इतनी बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आया सबको? तो ये वाला ऐसे ही बनाया था सबने? हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया, तेज बोलो ना। इज इज नहीं, इज यूज नहीं करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे, बता तो रहा हूँ। वो आइडेंटिटी चेक करने के लिए यूज होता है, यहाँ आइडेंटिटी चेक नहीं करना हमें, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब करना हो तो कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है? आ तो जाएगा, लेकिन जो इज ऑपरेटर, इज नॉट जो मैंने बताया था ना, वो बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें आइडेंटिटी चेक करना हो, मतलब वैल्यू भी चेक करना हो और डेटा टाइप भी चेक करना हो, है ना? तो यहाँ पे वो सिचुएशन तो है नहीं, है ना? तो बेसिकली हमें कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा। समझ गए? लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? हाँ, पीछे आ रहा है समझ में सबको? किसका किसका सही था ये वाला? बस, सही था? हाँ जी, ऐसे ही बनाया था? नहीं, ऐसे ही था। अनीता, आ रहा है समझ में? यस सर। ऐसे ही बनाया था आपने? नहीं सर, दूसरे तरीके से। यहाँ तक हो गया सबका? नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था?
सर इसका आउटपुट क्या होगा? रन करेंगे तो अगर हमने तीनों साइड इक्वल दे दिया 10 10 10 इक्विलेटरल आएगा। और अगर मैंने रन किया 10 20 30 दे दिया स्केलिंग। और अगर मैंने 10 20 20 दे दिया तो आइसोसेलेस। तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल, तीनों साइड अनइक्वल है तो स्केलिन, और कोई भी दो साइड इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है तो क्या आएगा? आइसोसेलेस। क्लियर? चलो तीसरा असाइनमेंट देखो। रन टाइम पे कोई भी कैरेक्टर इनपुट करना था ना, तो कैरेक्टर हम स्ट्रिंग में लेंगे, है ना। अब इस वाले असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले दो तीन चीजें समझ लो। सबसे पहले आपको स्काई वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में सुना है किसी ने? इसका फुल फॉर्म लिख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हो गया? अब लिख लेना कैपिटल ए टू जेड का 65 से 90 होता है। यहाँ तक नोट कर दो। हो गया यहाँ तक?
तो ये कोड आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल A to Z का क्या होता है, 65 से 90। तो कंप्यूटर जो है ABCD नहीं समझता है, ठीक है, ओनली ये अस्काई वैल्यू को समझता है ना। अब इसमें हमें दो फंक्शन भी यूज करना होगा। एक लिख लो ORD। ORD फंक्शन का फुल फॉर्म लिख लेना, ऑर्डर होता है ना। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स वैल्यू टू कैरेक्टर। और एक CHR फंक्शन होता है, कैरेक्टर। तो ये दोनों फंक्शन हमें यूज करना होगा। ORD क्या करेगा, वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और CHR क्या करेगा, कैरेक्टर को वैल्यू में। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये अस्काई वैल्यू जो है आपको याद रखना है, यानी कि अगर हमारा कैरेक्टर 65 से 90 के बीच में अगर होता है तो वो कैपिटल लेटर होगा, 97 से 122 के बीच में होता है तो स्मॉल लेटर होगा, 48 से 57 के बीच में होता है तो क्या होगा, नंबर होगा, और बाकी सब क्या होता है, स्पेशल सिंबल। अब इसी के बेस पे हमें लॉजिक लगाना होगा। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? अनीता हो गया? यस सर। तो अब मैं प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा, तो देखते चलो। सबसे पहले मैंने ORD का यूज करके कैरेक्टर को कन्वर्ट कर लिया। इसको कमेंट बना दूं। अब अगर मैं CH को डिस्प्ले करता हूं तो देखो क्या आएगा। अगर मैं कैपिटल A दे रहा हूं तो क्या आएगा, 65, काम कर रहा है। अगर मैं स्मॉल b दे रहा हूं, काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी के बेस पे लॉजिक लगा दूंगा। तो मैं लॉजिक कुछ ऐसे लगाऊंगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा सबको? सर कैपिटल ए ना देके कैपिटल अगर बी दे तो फिर सर कितना लेगा इसका वैल्यू? 67, 66, आगे तक चलता जाएगा ना वो। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे बनाया? किसी को ना आ रहा हो समझ में तो पूछ लो। ऐसे ही बनाए थे सबने? आप लोगों ने ABCD लिख के बनाया होगा, यस सर। तो वो स्पेशल सिंबल के केस में तो बन ही नहीं पाएगा। नंबर बन जाएगा, ये अल्फाबेट बन जाएगा, स्पेशल सिंबल तो बन ही नहीं पाएगा ना। नहीं बना था सर। बन ही नहीं पाएगा वो तो। कितना स्पेशल सिंबल दोगे, देते रह जाओगे फिर तो। मैं फंक्शन कहाँ यूज कर रहा हूँ, लॉजिक तो लगा रहा हूँ। वो तो बस कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, वो तो कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। मेन तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ, मेन तो ये लॉजिक है आपका। नोट कर लो। मेन मेन यही लॉजिक आपको पता होना चाहिए था।
अच्छा सबको आ रहा है समझ में कैसे कैसे करना था? अच्छा अब स्पेशल सिंबल के लिए 4 कंडीशन बनेगा। अभी जवाब दे तो अ, बस स्काई वैल्यू के बेस पे आपको कंडीशंस बनाना है। तो इनके बीच में कोई भी अगर होगा तो वो स्पेशल सिंबल होगा। सबको आया समझ में? हाँ, पीछे क्लियर है? तो बस आपको अगर स्काई वैल्यू अगर याद है तो बस उसी के बेस पे हमने क्या किया, कंडीशन बना दिया है ना। तो अब रन टाइम पे मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूंगा, देखो प्रॉपर बता रहा है। ये देखो मैंने रन किया, कैपिटल बी दिया तो बता रहा है कैपिटल लेटर। फिर मैंने स्मॉल लेटर दिया, बता रहा है। फिर मैंने नंबर दिया, बता रहा है। फिर मैंने स्पेशल सिंबल दिया, प्रॉपर काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही बनाना था। समझ में आ गया सबको? नोट कर लो। अनीता आया समझ में कैसे कैसे बनाना था? सर ये जो आपने एसआई वैल्यू दी है, हाँ हाँ, इसकी जगह हम भी तो कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते एक्चुअली में। ये जो स्काई वैल्यू है ये जी अमेरिका ने पहले से डिफाइन करके रख दिया है, फिक्स होता है। तो इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जितने भी सिस्टम होते हैं वो इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इस स्काई वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो हमेशा जब भी आप कैपिटल ए लिखते हो तो सिस्टम कैपिटल ए नहीं समझता। सबसे पहले ए को वो स्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है 65 में, और देन 65 को फिर वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है 01 के फॉर्म में, तब वो समझता है कि हमने ए दिया है। आ गई बात समझ में? तो ये स्काई वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स होता है। बात समझ में आ गई सबको? अनीता हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये वाला भी आप लोगों ने सही नहीं बनाया होगा ना। सर, नोट करने देना 1 मिनट। सबने वही एबीसीडी लिख के बना दिया होगा, तो उसमें बन तो जाएगा लेकिन स्पेशल सिंबल वाला नहीं बन पाएगा, है ना। तो बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। यही सब लॉजिक आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में, है ना। तो सेम यही प्रोग्राम हम फंक्शन से भी बना सकते हैं बिना कोई लॉजिक लिखे, है ना। लेकिन इंटरव्यू में वो लॉजिक पूछते हैं मेन। तो आपको मेन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक बनाना कैसे है। ठीक है।
तो 1 बाय 1 तीनों असाइनमेंट सबको क्लियर हो गया कैसे कैसे बनाना था? तो इफ वाला सारा हो गया ना। अब इसके बाद मैंने इफ एल्स का दिया था ना तो इवन ऑड वाला तो सबका बन गया होगा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को। इवन ऑड वाला और लीप ईयर वाला तो दोनों आप लोगों ने बना लिया होगा। सही बनाया है या गलत? लॉजिक क्या लगाया था इवन ऑड में? हाँ उसमें मॉडुलस 2 लगा दिया होगा और लीप ईयर में मॉडुलस 4 लगा दिया होगा। हर 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर, जिसमें फैब 29 का होता है। एक सेंचुरी लीप ईयर भी होता है जो 100 साल में एक बार आता है। उसमें क्या होता है पता है किसी को? लॉजिक नहीं पूछ रहा हूँ, होता क्या है उसमें। जैसे अभी मैंने बताया लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है जिसमें फैब 29 का होता है। तो सेंचुरी लीप ईयर में होता क्या है? अरे मैं लॉजिक नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा था सेंचुरी लीप ईयर में होता क्या है, लॉजिक तो मैं पूछ ही नहीं रहा। जिसमें फैब 30 का होता है। 100 साल में एक बार आता है। अब देखना पड़ेगा कब आया था, तुम देख पाओगे नहीं देख पाओगे। समझ गए? चलो इतना क्लियर है। तो कभी बर्थडे नहीं मनाएगा, 100 साल वेट करना पड़ेगा उसको। 100 साल वेट करना पड़ेगा उसको। चलो यहां तक हो गया सबका। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट कौन सा बताना है? लीप ईयर और इवन ऑड वाला तो हो गया सबका, और कौन सा बताना है? सर 6 नंबर। रिवर्स केस वाला। तो उसमें भी लॉजिक लगेगा, स्काई वैल्यू सही होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो। सबसे पहले रन टाइम पे मैंने कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर लिया, इंटर एनी अल्फाबेट। अब यहाँ पे अल्फाबेट देना था, कैरेक्टर देना नहीं था ना। उसके बाद मैंने क्या किया ध्यान से देखो, ओआरडी का यूज करके पहले मैंने उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, तभी तो मैं लॉजिक लगा पाऊंगा। अब कंडीशन में मैंने दे दिया CH इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 एंड CH इज लेस देन आर इक्वल टू 90। अगर इसके बीच में अगर होता है तो हमारा अल्फाबेट क्या होगा? कैपिटल होगा। अब देखो इसमें लॉजिक लगाएंगे क्या, ध्यान से समझो। अभी मैंने आप लोग को बताया था कैपिटल A to Z का स्काई वैल्यू क्या होता है, 65 to 90, और स्मॉल a to Z का क्या होता है? 97 to 122। हाँ तो ये बिल्कुल याद कर लेना आप लोग, बार बार इसका यूज आएगा, तो ये रट लेना, बार बार इसका यूज आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें लॉजिक हम लगाएंगे क्या। अगर मैं 65 में 32 ऐड कर दूं तो मेरा 97 आ जाएगा, और 97 में अगर मैं 32 लेस कर दूं तो 65 आ जाएगा। तो इससे मेरे को ये पता लग गया कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर के बीच में 32 का डिफरेंस होता है, और यही लॉजिक लगा देना। अगर मैं 65 में 32 ऐड कर दूं तो कैपिटल ए से स्मॉल ए हो जाएगा, और 97 में अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो स्मॉल ए से कैपिटल ए हो जाएगा। तो यानी कि हर लेटर के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। अब लॉजिक पता चल गया। अब यही लॉजिक मैं लगाने जा रहा हूँ। तो यही लॉजिक आपको सोचना था कि कैसे स्मॉल को कैपिटल बनाएं और कैपिटल को स्मॉल बनाएं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CH इक्वल टू CH प्लस 32 कर दूंगा। तो अब हमारा ऑटोमेटिकली कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा, और इल्स वाले पार्ट में
माइनस कर देंगे। तो अब लॉजिक क्लियर हुआ, और इसके बाद लास्ट में प्रिंट करके CHR फंक्शन लगा के CH को डिस्प्ले कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये लॉजिक बनाना था। अब कैपिटल A दे रहा हूं, स्मॉल a आ रहा है ना, स्मॉल b दे रहा हूं, कैपिटल B आ रहा है। अब यही प्रोग्राम अगर मेरे को फंक्शन से बनाना होता तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, स्वैप केस कर लेते, स्वैप केस एक लाइन में हो जाता। लेकिन मेन आपसे लॉजिक पूछेंगे, तो आपको मेन लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक समझ में आया कैसे किया, लिख लो। तो इस तरह से कोई भी कैपिटल लेटर को स्मॉल कर देगा, स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देगा। बात समझ में आई सबको। तो ये वाला किसका किसका सही था, किसी का नहीं। तो स्वैप केस बता तो दिया। अरे कन्वर्ट करने के लिए तो यूज करना ही करना है, लॉजिक के लिए तो हम लॉजिक तो हम बना ही रहे हैं, ऐसे तो बने नहीं गए, बनेगा नहीं। यहां तक सबको समझ में आया, पीछे क्लियर है, लॉजिक समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कैपिटल से स्मॉल के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। 1 बाय 1 सारे असाइनमेंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको। तो ऐसे ही ऐसे असाइनमेंट्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अनीता यहाँ तक कोई डाउट। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल और स्मॉल का स्काई वैल्यू तो पता है ना। हाँ हाँ सर। 65 में जब आप 32 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 97 आएगा। यस सर। और 97 का मतलब स्मॉल a होता है, और 65 का मतलब कैपिटल A होता है। तो कैपिटल A में जब आप 32 ऐड कर दोगे तो स्मॉल a नहीं हो जाएगा, और 97 में जब आप 32 लेस कर दोगे तो 65 आ जाएगा। तो यही तो लॉजिक लगाया है मैंने। आया समझ में, नहीं आया। अनीता। हाँ सर। हम्म। यस सर। तो कोई भी लेटर हो, अब जैसे आपको पता है कि कैपिटल B का स्काई वैल्यू क्या होता है, 66। अब इसमें जब 32 ऐड कर दोगे तो 98 हो जाएगा, और 98 स्मॉल b का होता है। तो ऐसे काम करेगा वो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। और कौन सा असाइनमेंट था इसके बाद, हाँ सैलरी वाला वो तो बन गया होगा, नहीं हुआ, सैलरी वाला नहीं हुआ। नहीं सर। देखो कैसे करना है। बेसिक सैलरी इनपुट कर ली, कंडीशन दे दिया, बेसिक सैलरी कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन कितना था 35। तो ग्रेटर देन 35 है, तो जो DA निकालना था वो 10% निकालना था, HRA जो निकालना था 20%, PA जो निकालना था 5%। हो गया। उसके बाद सेल्स पार्ट आ जाएगा, DA 5%, HRA 10%, PA 2%। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नेट सैलरी, सबको ऐड कर दो। बस हो गया, और क्या, और डिस्प्ले कर दो।
ठीक है। तो रन टाइम पे मैंने दिया, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। समझ में आया कैसे हो रहा है? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर ये एल्स वाला नहीं समझ आया। क्वेश्चन दिया था ना मैंने कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 35,000 से अगर ग्रेटर है तो DA 10%, HRA 20% और TA 5% था। और अगर आपकी सैलरी 35,000 या उससे बिलो है तो उस केस में DA 5%, HRA 10% और TA 2% था। तो इस वाले पार्ट में अपने आप चला गया कि अगर सैलरी आपकी 35 से कम होगी या 35 होगी तो इस वाले पार्ट में जाएगा, और 35 से अगर ज्यादा होगी तो इस वाले पार्ट में जाएगा। ओके सर, गॉट इट। इफ इल्स वाली जो कंडीशन थी वो हमने इसमें दे दिया। और नेट सैलरी को मैंने बाहर इसलिए दिया है क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन हो गए, तो दो बार हमें देने की जरूरत नहीं है। या तो इफ में जाएगा या तो इल्स में जाएगा, एक में तो जाएगा। उसके बाद हमने नेट सैलरी कैलकुलेट करके सबको 1 बाय 1 डिस्प्ले कर दिया। क्लियर? अच्छा सर, ये जो 2 बार आपने आउटपुट के लिए प्रिंट दिया है, ये सिंगल लाइन में भी दे सकते हैं? हाँ, एक ही लाइन में। वो तो मैंने यहाँ पे दिखेगा नहीं ऑफलाइन वाले बच्चों को, इसलिए मैंने 2 लाइन में दे दिया। आप एक लाइन गॉट में इट। दे दो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो इस तरह से आप लोग को ये सारे असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। तो प्रैक्टिस 2 बार 4 बार 10 बार करोगे, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो वो सिस्टम नहीं देगा, पेज पे बनाना होगा। तो पेज पे आप तभी बना पाओगे जब आपको पहले से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हो। यहाँ तक कोई डाउट? कल भी कंपनी आई थी, कल 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 3 चीज के लिए आई थी, टेस्टिंग के लिए, पाइथन डेवलपर के लिए और एंगुलर डेवलपर के लिए। 3 के लिए आई थी। कल कैंपस था ना, इसीलिए तो क्लास डिले रखा था 12:30 बजे। हाँ, ये आई थी। कौन सी कंपनी आई थी सर? हाँ, दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। ये कंपनी आई थी। हाँ, हंस क्यों रहे भाई? कंपनी का नाम है, ठीक है। 15 साल से चल रही। ये डायरेक्टर है, CEO। समझ गए? तो ये कंपनी आई थी कल। तो अभी 3 महीने पे ट्रेनिंग पीरियड पे रखेगी। हर महीने टेस्ट होगा, और परफॉर्मेंस टेस्ट अगर अच्छा होता है तो फिर 3 महीने के बाद फिर परमानेंट करेगी। तो अभी स्टिपेंड देगी, ठीक है। 15 या 20 हजार कुछ स्टिपेंड है 3 महीने के लिए। और 3 महीने के बाद जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर परमानेंट करेगी, फिर सैलरी रिवाइज होगी, डबल टिपल हो जाएगा। समझ गए? हाँ, इतना हो गया। तो हर हफ्ते कंपनी आ रही है, बस उसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस कंपनी में
जो कंपनी आती है उसमें वही बैठ सकता है जिसका 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। समझ गए? एक ही दिन में कंप्लीट कर देते, सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाओ, ठीक है, एक ही दिन में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? इंटर एनी टेम्परेचर एट द फ्रंट टाइम। टेम्परेचर वाला तो कर लिया होगा, पहले भी बताया था, उसी में फील्ड्स में लगाना है, फॉर्मूला में कुछ करना तो है नहीं। चलो नेस्टेड वाला हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाला जो दिया था, और वो टर्नरी ऑपरेटर वाला तो हो गया होगा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, हैं? सर एक बार बता दीजिए, कौन सा? टर्नरी ऑपरेटर वाला। टर्नरी ऑपरेटर वाला तो बहुत आसान है। देखो रन टाइम पे सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया, इंटर एनी नंबर, और इस नंबर का मेरे को इवन ऑड चेक करना था। तो ये कंडीशन लगाया, इज इवन। तो पहले जो भी प्रोग्राम आपको टर्नरी से बनाना है, पहले इफ इल्स से बना लो बस, और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके ऐसे करके कर लो, कुछ करना नहीं, बस हो गया आपका। टर्नरी ऑपरेटर से आपका इवन आउट का प्रोग्राम बन गया, ये तो करना था। हम कर रहे हैं प्रॉपर। अनीता आ गया समझ में? सर सेम ऐसे ही लीप ईयर का बन जाएगा, बस 4 से डिवाइड कर देना, है ना? तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बना है या नहीं बना, बताऊं? बना लिया? अब तो आप लोग सारा असाइनमेंट कर लोगे ना? चलो अब इंश्योरेंस कंपनी वाला देख लो कैसे बनाना था, ध्यान से समझना, थोड़ा सा वो टिपिकल है ना। सबसे पहले हमने मैरिटल स्टेटस इनपुट किया, मैंने मैसेज पास कर दिया, इंटर योर मैरिटल स्टेटस, और मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि कैपिटल एम या कैपिटल यू देना है। कैपिटल एम का मतलब मैरिड और कैपिटल यू का मतलब अनमैरिड, तो मैंने मेंशन कर दिया कि कैपिटल एम या कैपिटल यू देना है ना? अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि मैरिटल स्टेटस इक्वल इक्वल टू कैपिटल एम है, इसका मतलब मैरिड है, तो तुरंत मैसेज आ गया, ड्राइवर इज इंश्योरेंस, है ना? और अगर अनमैरिड होगा तो अपने आप इस पार्ट में चला जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन देने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, नहीं आई? अब जब एज में चला जाएगा तो अब आपको यहाँ पे जेंडर और एज दोनों चेक करना है, तो अब मैंने जेंडर इनपुट कराया, इंटर योर जेंडर, और जेंडर में मैंने मेंशन कर दिया स्मॉल एम या स्मॉल एफ देना है, मेल या फीमेल, है ना? उसके बाद मैंने एज भी इनपुट कराया, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ, अब इस इल्स वाले पार्ट में मैं नेस्टेड करूंगा, इफ जेंडर इक्वल इक्वल टू अगर मेल है, फिर अगेन इफ एज ग्रेटर देन 30 है, तो मैसेज क्या आ जाए,
इंश्योरेंस, अदरवाइज नॉट इंश्योरेंस। अब मान लो जेंडर मेल नहीं है, फीमेल है, तो इस वाले पार्ट में अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पे मैं एज चेक कर लूंगा। तो कुछ इस तरह से आपको नेस्टेड बनाना था। समझ में आया सबको कैसे करना था? कुछ इस तरह से। तो हमने एक इफ और इल्स यूज किया, और इल्स वाले पार्ट के अंदर हमने नेस्टेड इफ इल्स यूज किया, जैसी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं रन करूंगा, देखो काम कर रहा है प्रॉपर। मैरिड, मैसेज आ गया। अनमैरिड, जेंडर मेल, एज 32। अनमैरिड मेल, एज 28। प्रॉपर काम कर रहा है हर तरह से। अनमैरिड फीमेल 28। समझ में आ गई बात कैसे बनाना था? नोट कर लो। तो ये वाला किसी का नहीं बना, सेम ऐसे ही बनाए थे। ठीक है। तो अब आप लोग को इफ इल्स, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट, नेस्टेड सब अच्छे से क्लियर हो गया? अब तो करके देख लोगे ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पीछे आ रहा है समझ में सबको? इसको नोट कर लो। यहाँ तक सबका हो गया? इतना ही असाइनमेंट दिया था, अब तो कुछ नहीं दिया था ना? सारे हो गए ना? तो कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है अभी तक किसी को? सर जो दूसरा वाला एल्स चलाया आपने, दूसरा, हाँ जी। इफ एज इज ग्रेटर देन 25, ये क्या फीमेल के लिए है? हाँ जी। अब ऑब्वियस सी बात है, मेल नहीं होगा तो फीमेल होगा तो अपने आप इस पार्ट में चला जाएगा ना। अब उसके लिए कंडीशन देने की जरूरत तो है नहीं। हो गया यहाँ तक सबका?
हो गया। तो अब तो किसी असाइनमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? अब तो कर लोगे आप लोग। तो 3-4 दिन की छुट्टी है, तो उसमें ये सारे असाइनमेंट्स आप लोग करके देख लेना, है ना। चलो अब आज का असाइनमेंट दे देता हूँ, जो मंडे दिखाना है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। पांचवा स्टेटमेंट है इफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स नोट करो एक बार, काम कैसे करता है। इसका सिंटेक्स नोट कर लो। जितने चाहे उतने इलिफ दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लास्ट में इल्स वाला स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है। यहाँ तक हो गया सबका। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट और इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, कब हम नेस्टेड इफ इल्स यूज करेंगे और कब हम इफ इल्स यूज करेंगे। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। सर 2 से ज्यादा कंडीशंस होंगी तो इलिफ यूज करेंगे। वो तो उसमें भी था, नेस्टेड में बताया नहीं था मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। हाँ, तो आपको ये बताना है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से रिलेशनशिप हो, तब तो आप नेस्टेड यूज करोगे, है ना। और जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई भी रिलेशनशिप ना हो, सारे कंडीशन सेपरेट सेपरेट हो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम इफ इलिफ इल्स यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई रिलेशनशिप ना हो, तो वहां पे हम इफ इलिफ इल्स यूज करेंगे। अब ये काम कैसे कर रहा है समझ लो। पहले सबसे पहले ये कंडीशन 1 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गया तो कंडीशन 3 को चेक करेगा। अब मान लो कंडीशन 3 आपका ट्रू मिल गया, तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद तुरंत ये बाहर आ जाएगा। मतलब जहां पे भी उसको कंडीशन ट्रू मिल जाता है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर तुरंत बाहर आ जाएगा, आगे वाला कंडीशन चेक नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि 1 बाय 1 कंडीशन चेक करता गया, सारा कंडीशन उसको फॉल्स मिलता गया। तो अगर सारा ही कंडीशन उसको फॉल्स मिला तो लास्ट में जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो चलता है। बात समझ में आई? तो 1 बाय 1 उसने कंडीशन चेक किया और सारा ही कंडीशन 1 बाय 1 उसको फॉल्स मिलता गया, तो फिर लास्ट में एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो क्लियर हो गया? तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का कंडीशन वर्किंग समझ में आ गया सबको? तो इस स्टेटमेंट का यूज आपको तब करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और एक कंडीशन का दूसरे कंडीशन से कोई रिलेशनशिप ना हो, सारे कंडीशन सेपरेट सेपरेट हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। हमने रन टाइम पे मार्क्स इनपुट कराया, इंटर योर मार्क्स, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि मार्क्स इज ग्रेटर देन, अगर 80 है तो आपका आउटपुट में ऑनर्स आ जाए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 अगर है तो सेकंड डिवीजन आ जाए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 अगर आ जाए तो थर्ड डिवीजन। अदरवाइज फेल। समझ में आ रहा है? अब मैं रन कर रहा हूं और मैंने मार्क्स में 40 दिया, तो 40 के केस में क्या आएगा? थर्ड डिवीजन। फेल आएगा। ग्रेट। 40 के केस में फेल आएगा ना? यस सर। अच्छा, ग्रेटर देन 40 होगा तो थर्ड आएगा, राइट सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगर होता तब तो थर्ड आता। इक्वल तो दे नहीं रखा है मैंने। आई मीन 41 हुआ तो? तो थर्ड डिवीजन। हाँ, वही वही, ओके। तो 40 के केस में सारा ही कंडीशन उसको फॉल्स मिल जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा फेल। और अगर मैंने 60 दिया तो 60 के केस में क्या आएगा? सेकंड डिवीजन। आ रही बात समझ में? और जैसे ही मैंने 85 दिया ऑनर्स आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कैसे काम सर कर रहा है? अगर 80 देंगे तो फर्स्ट डिवीजन ही आएगा ना सर? हाँ जी, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो जहां पे उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा वो स्टेटमेंट चलेगा, और अगर सारा ही कंडीशन फॉल्स मिला तो फेल आ जाए। कोई डाउट? नो सर, सबसे इजी तो यही है सर। हाँ, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आगे जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा उस प्रोजेक्ट में आपको यही वाला स्टेटमेंट यूज करना है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आगे बात है। तो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गए? कोई डाउट? अब असाइनमेंट दे दूं? तो अब हाँ जी सर। असाइनमेंट नोट करो। अरे सारी चीजें क्लासरूम में नहीं होगी, कुछ आउट ऑफ क्लासरूम भी तो कर लो। तो असाइनमेंट और यूजिंग इफ, एलिफ, इल्स स्टेटमेंट।
क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। इंटर एनी टू नंबर या इंटर एनी अल्फाबेट एट रन टाइम। And find out this alphabet is vowel or consonant. तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम बनाना है। तो कोई भी मैं एक अल्फाबेट दूं और वो चेक करके बताए कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, और कैपिटल लेटर दे या स्मॉल लेटर दे, दोनों के केस में काम करे, लिख लेना। अगर मैं कैपिटल ए दूं तो भी काम करे, स्मॉल ए दूं तो भी वो बताए। तो आपका अल्फाबेट कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, दोनों के केस में आपको बनाना है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सर इसको आस्क की कोड से लिखना है। कोई आज की वैल्यू की जरूरत नहीं है, 5 ही तो होते हैं, AEIOU। आज की वैल्यू आप तब यूज करोगे कहीं पे भी, याद रखना, जब सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिया हो। यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता, AEIOU। अगली बात समझ में, आप सबका अलग अलग इसका वैल्यू निकालते रह जाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मेंशन करोगे AEIOU। अगली बात समझ में। और सेम यही प्रोग्राम आपको टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का यूज करके एक लाइन में बनाना है। सेम यही प्रोग्राम टर्नरी ऑपरेटर से एक लाइन में बनाना है। दो असाइनमेंट क्लियर? तीसरा, तीसरे वाले असाइनमेंट में करना ये है, रन टाइम पे 2 नंबर लेना है और एक ऑपरेटर इनपुट करना है। अगर आपने प्लस दिया तो दोनों नंबर को ऐड कर दे, माइनस दिया तो दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई दिया तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड दिया तो दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, और इक्वल दिया तो मैसेज आ जाए रॉन्ग चॉइस। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया?
तीनों असाइनमेंट क्लियर है? यहां तक हो गया? हाँ हो गया यहाँ तक सबका? चलो आगे नोट करो। यहाँ तक हो गया सबका? तो ये 3 असाइनमेंट बना के लाना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है इसमें, मैच केस स्टेटमेंट लिखो। ये पाइथन 3.10 वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पहले नहीं था, है ना? और इस स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, और ये यूज होता नहीं है, ये कहीं यूज होगा नहीं, ठीक है? बस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये मैच केस जस्ट लाइक स्विच की तरह काम करता है, जैसे C++ में स्विच केस बनाते थे। तो इस रिक्वायरमेंट की, इस स्टेटमेंट की हमें जरूरत थी नहीं, क्योंकि इस स्टेटमेंट वाला, स्विच स्टेटमेंट वाला काम अभी जो मैंने बताया वो कर लेता है, इफ इफ इल्स, ठीक है? तो इस वाले स्टेटमेंट का कोई एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, ना कहीं यूज होता है, ठीक है? और ये 3.10 वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके पहले नहीं था। और जस्ट लाइक ये स्विच की तरह काम करता है। देखें, अभी मैं आपको जो असाइनमेंट दिया है ना, उसी को मैथ से बना के दिखाता हूँ, है ना? वावेल और कॉन्सोनेंट वाला मैच केस से बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक अल्फाबेट इनपुट कर लिया, है ना? एंटर एनी अल्फाबेट, ठीक है? अब मेरे को चेक करना है कि जो मैंने अल्फाबेट इनपुट किया है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैच, है ना? और यहाँ पे CS दे दूंगा, जो भी आपने दिया, ठीक है? अब इसके बाद मैं केस बनाऊंगा, है ना? ठीक, वावेल। इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। अब आपने C++ में अगर स्विच केस पढ़ा होगा, तो लास्ट में फॉल्स के लिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट बनाते थे, और इसमें डिफॉल्ट होता नहीं है ना? और हमें डिफॉल्ट के लिए एक बनाना है कि A E I O U होगा तो वो वावेल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। तो डिफॉल्ट केस बनाने के लिए इसमें अंडरस्कोर से बनाओगे, अंडरस्कोर बना दिए तो वो डिफॉल्ट का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? कर रहा है काम? समझ गए? स्विच के इसका कोई एडवांटेज है नहीं, है ना? अब इसमें कैपिटल के लिए भी बनाना होगा तो अलग से फिर केस बनाना पड़ेगा, तो कोड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और ये काम हम इफ इलिफ इल से छोटे में कर सकते हैं। वहां पे हम और ऑपरेटर लगा देंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर नहीं लगा सकते। गलती से यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के अगर आपने ऐसे कर दिया, कैपिटल के लिए भी बनाना चाहते हो, तो ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा, काम नहीं करेगा ये। आप चाहते हो कि कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए काम करे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और केस बनाना पड़ेगा।
ऐसे सबके लिए। तो कोड तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, ऐसे सबके लिए बनाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए। बात समझ में आ रही है? बस एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग, अगर कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हो। मैच केस स्टेटमेंट समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो जस्ट लाइक स्विच की तरह काम कर रहा है ये, है ना? बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हमें डिफॉल्ट देना पड़ता था और हर केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ता था, यहाँ ब्रेक नहीं लगाना। समझ गए? तो अब आप लोग को सारे कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गए। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मंडे में अब हम लूप स्टार्ट करेंगे। तो जो 3 असाइनमेंट दिया है वो आप लोग को बना लेना है। अब मंडे पे जो लूप स्टार्ट करेंगे तो फिर लूप से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सारे स्टेटमेंट 1 बाय 1 क्लियर हो गया ना सबको? तो यहां तक आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? तो आज जितना मैंने बताया है वो सारा आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना? अब मंडे हम लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो मंडे मिलते हैं।